आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं निषेचन पश्च घटनाएं। हमने इससे पहले जो बात की थी वो निषेचन से पूर्व में जो घटनाएं होती है उसके बारे में डिस्कस किया। निषेचन से पहले जो हमने इससे जो पहले वीडियो था उसमें बात की पराग स्त्री के संकर्षण, उसमें पराग नलिका का निर्माण होता है, पराग नलिका बीजांड तक जाती है, बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। ये बातें हमने पिछली वीडियो में की थी और उसी समय हमने ये भी बात की थी कि दो नर युग्मक का निर्माण होता है। दोनों नर युग्मक है वो एक अंड कोशिका से मिलता है, दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से मिलता है। इस तरह से युग्मनज का निर्माण होता है और भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ऐसी संरचनाएं बनी थी और वहां पर हमने दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन के बारे में भी बात की थी। आज हम जो दोहरा निषेचन हो गया उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो निषेचन के बाद में जो घटनाएं होती है इसको हम क्या कहेंगे, निषेचन पश्च घटनाएं। अब देखिए, निषेचन के बाद में आवर्तबीजी पौधे या पुष्पीय पौधों के अंदर बीजांड से बीज का निर्माण होगा। बीजांड से क्या बनेगा, बीज बनेगा। अंडाशय से किसका निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा। तो बीजांड से बीज का निर्माण, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अब ये जो बीज है, बीज के अंदर एक भ्रूणपोष होता है और दूसरा इस बीज के अंदर भ्रूण पाया जाता है। भ्रूणपोष को हम कहते हैं एंडोस्पर्म और भ्रूण को एम्ब्रियो कहा जाता है। ये जो दोनों संरचना है ये इस बीज के अंदर पाई जाती है। भ्रूणपोष को एंडोस्पर्म बोलते हैं, भ्रूण को एम्ब्रियो बोला जाता है। अब इसमें ये जो दो संरचना है हम दोनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भ्रूणपोष के बारे में या एंडोस्पर्म के बारे में। अब ये जो भ्रूणपोष है ये उस बीज के अंदर कहें कि वह पदार्थ है जो इसको पोषण प्रदान करता है, पोषक उत्तक होता है। ये भ्रूण परिवर्तन के दौरान जो पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है, ऐसे हम कहें खाद्य पदार्थ है वो ये भ्रूणपोष होता है। भ्रूण परिवर्तन के दौरान भ्रूणपोष से क्या होगा, भ्रूणपोष से ऊर्जा प्राप्त होगी या पोषण का कार्य ये करेगा। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब एक नर युग्मक, एक जो नर युग्मक है, ये नर युग्मक किससे जुड़ता है, ये जो द्वितीयक केंद्रक है, जो द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है, जो भ्रूण कोश के अंदर बीच में जो केंद्रक पाया जाता है, नर युग्मक होता है एन अगुणित, ये होता है द्विगुणित। इस तरह से जो संरचना बनती है, इससे जो संरचना बनती है वो होती है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यह संरचना बनती है। अब ये अगुणित है, ये द्विगुणित है। इस तरह से ये जो संरचना होती है ये त्रिगुणित होती है। जो त्रिगुणित प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसका निर्माण होता है। अब इससे बाद में वो क्या बन जाएगी, इससे प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण होगा। अब प्राथमिक भ्रूणपोष जो कोशिका है इसमें बार बार कोशिका विभाजन होगा। अब कोशिका विभाजन होगा तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। इस तरह से प्राथमिक भ्रूणपोष जो कोशिका है इसमें बार बार समसूत्री विभाजन होगा जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष इस तरह से बनेगा और अब ये जो भ्रूणपोष बना है, यही जो भ्रूणपोष है ये इसके अंदर पोषण का कार्य करता है। अब इस तरह से कोशिका विभाजन से भ्रूणपोष का विकास हुआ। तो जो भ्रूणपोष का विकास होता है वो तीन तरह से होता है, तीन प्रकार का होता है। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है मुक्त केंद्र की प्रकार का, मुक्त केंद्र की। इसमें मुक्त केंद्र की में क्या होगा, फ्रीली जो न्यूक्लियस है उनमें विभाजन होता है। ओनली जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसमें विभाजन होता है। बार बार क्या होगा, केंद्रक विभाजन होगा। केंद्रक से 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से केंद्रक बन जाएंगे। जैसे ये कोशिका है, इसके अंदर एक केंद्रक है, दूसरा केंद्रक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठ। इस तरह से क्या होगा, एक कोशिका के अंदर केंद्रकों की संख्या बढ़ जाती है। इसको हम कहेंगे मुक्त केंद्र की प्रकार का विकास, या जो भ्रूणपोष विकास की विधि है इसको हम कहते हैं मुक्त केंद्र की। इस तरह से होता है। इसका उदाहरण है नारियल का पानी। जो नारियल होता है, जो नारियल होता है, उसमें जो द्रव पदार्थ होता है, पानी वाला जो भाग होता है, उसके अंदर ये केंद्र इस तरह से तैरते हुए पाए जाते हैं। तो जो नारियल का पानी है वो मुक्त केंद्र की प्रकार का भ्रूणपोष होता है। दूसरा जो भ्रूणपोष का विकास है वो होता है कोशिकीय। अब यहां पर जब केंद्रक में विभाजन होगा, जैसे केंद्रकों की संख्या बढ़ेगी तो केंद्रक विभाजन जैसे ही हुआ उसके चारों कोशिका भित्ति बन जाएगी। इस तरह से
जितने केंद्रक होंगे उतनी इसमें कोशिकाएं बन जाती है। प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद में क्या हो जाएगा, उसके चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए विभाजन हुआ, एक कोशिका ये बन गई, दूसरी बन गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से क्या होता है, कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब इसका उदाहरण की बात करें तो नारियल जो होता है, जो नारियल होता है उसमें बाहर की ओर तो उसकी गिरी पाई जाती है, अंदर पानी भरा हुआ होता है। जो पानी भरा हुआ होता है वो तो होता है मुक्त केंद्र की है भ्रूणपोष, और इसकी जो बाहर वाली गिरी होती है जिसको हम खोपरा या उसको चिटक भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष होता है। नारियल की गिरी है, बालसम के अंदर पाया जाता है, पिटूनिया आदि इन पौधों के अंदर कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। नंबर 3 है हेलोबियल। हेलोबियल प्रकार का जो विकास है, हेलोबियल प्रकार के विकास के अंदर इन दोनों का मिश्रण होता है, मतलब उसमें मुक्त केंद्र की विभाजन भी होता है और कोशिकीय विभाजन भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें आधी कोशिकाएं हैं, वो तो कोशिकाएं हैं, और आधे में क्या होगा, केंद्रक है वो पाए जाते हैं। इस तरह से ये जो विभिन्न प्रकार के केंद्रक हैं ये इस स्थान पर स्थित होते हैं, और ये बन गई है विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं। इस तरह से जो हेलोबियल प्रकार का जो भ्रूणपोष का विकास है, इसमें कोशिकाएं भी पाई जाती है और केंद्रक भी पाए जाते हैं। ये जो ऊपर की ओर है ये क्या है, केंद्रक, और ये यहाँ पर ये है कोशिकाएं। इस तरह से जो हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष है उसमें दोनों का मिश्रण पाया जाता है। अब इसका उदाहरण यदि बात करें तो ये हो जाएगा नारियल। नारियल के अंदर जो ये नारियल गिरी है वो कोशिकीय प्रकार का हो जाएगा, और जो नारियल का पानी है वो कैसा हो जाएगा, मुक्त केंद्र के प्रकार का हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो भ्रूणपोष है इसका विकास इस प्रकार होता है। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं कि जो भ्रूणपोष होता है, अब ये भ्रूणपोष क्या करेगा, बीज परिवर्तन के दौरान भ्रूण का पोषण करेगा। अब बीजों के अंदर जो भ्रूणपोष है यह पाया जाता है या नहीं पाया जाता, इस आधार पे बीज 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अभ्रूणपोषी और दूसरे होते हैं भ्रूणपोषी। तो बीज अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। अब नाम से ही लग रहा है कि किसमें क्या होगा। अभ्रूणपोषी का मतलब क्या है, अभ्रूणपोषी का मतलब है ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। भ्रूणपोषी का मतलब क्या हुआ, ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है। अब इनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, अभ्रूणपोषी बीजों के अंदर भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो भ्रूणपोष है वह भ्रूण परिवर्तन के दौरान काम आ गया। तो परिभाषा में देखो, बीज परिपक्वन के दौरान पूरे भ्रूणपोष का उपयोग हो गया, मतलब भ्रूण के द्वारा इसका उपयोग कर लिया गया। भ्रूण परिवर्तन के दौरान भ्रूण का पोषण जब हुआ उस समय पूरा का पूरा भ्रूणपोष काम आ गया। अब पूरा का पूरा भ्रूणपोष काम आ गया, इसका मतलब इस बीज के अंदर भ्रूणपोष शेष नहीं है। ऐसे जो बीज होते हैं इनको अभ्रूणपोषी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मटर, मूंगफली, सेम आदि, इनमें क्या होगा, भ्रूणपोष नहीं होता है। अब भ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी में क्या होगा, ऐसे बीजों के अंदर जो भ्रूण का परिवर्तन हुआ है उसमें पोषण भी हुआ है, बावजूद इसके उसमें कुछ मात्रा में भ्रूणपोष बचा रहता है या उसमें पाया जाता है। ऐसे बीज जिसमें बीज परिपक्वन के दौरान भ्रूण का जो परिवर्तन हुआ उसके बाद में भी इन बीजों के अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है, तो इनको हम भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। देखिए परिभाषा में, बीज परिपक्वन के दौरान पूरे भ्रूणपोष का उपयोग नहीं हुआ। पूरे भ्रूणपोष का उपयोग नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ मात्रा में जो भ्रूणपोष है वो इसके अंदर बचा रहता है, इसी को हम कहते हैं भ्रूणपोषी बीज। उदाहरण के लिए अरंडी, नारियल, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि। अब ये जितने भी जो उदाहरण हैं इसके अंदर जो हम खाते हैं, जैसे ये अनाज है, अनाज में हम खाते हैं, तो अनाज में हम खा रहे हैं, इसका मतलब उसमें क्या है, भ्रूणपोष है वो बचा हुआ है। अब कुछ ऐसे बीज होते हैं, कुछ ऐसे बीज भी होते हैं जिनमें कभी कभार क्या होता है कि भ्रूणपोष बच जाए वो तो ठीक है,
लेकिन बीजांडकाय भी है वो उन बीजों के अंदर बच जाता है। बीजांडकाय, जो बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश का निर्माण हुआ है उस समय काम आने वाला जो पदार्थ है, कभी कभार या कभी कभी कुछ बीजों के अंदर जो बीजांडकाय होता है, यह बीजांडकाय भी शेष बच जाता है। तो ऐसे बीजों को हम कहते हैं परिभ्रूणपोषी। क्या कहेंगे? परिभ्रूणपोषी कहेंगे। इंग्लिश में बात करें तो पेरिस्पर्मिक सीड इनको बोला जाता है। और उदाहरण है इसका काली मिर्च और चुकंदर। काली मिर्च और चुकंदर, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम 2022 इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से किस के अंदर या किस पौधे के अंदर परिभ्रूणपोष पाया जाता है? तो हमें ध्यान रखना है कि काली मिर्च और चुकंदर, ये जो दो पौधे हैं, इनके जो बीज होते हैं उनमें वो परिभ्रूणपोष पाया जाता है। मतलब उन बीजों के अंदर बीजांडकाय है वो शेष बचा हुआ पाया जाता है। तो इस तरह से हमने भ्रूणपोष के आधार पे बीजों को बांट लिया, अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। ये रेयर केस में होता है इसलिए हमने इसको अलग लिख दिया। अभ्रूणपोषी के अंदर ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष शेष नहीं रहता है, बचा हुआ नहीं रहता है। भ्रूणपोषी का मतलब भ्रूण परिवर्तन के बाद में जब बीज का निर्माण हुआ उस बीज के अंदर भ्रूणपोष बचा हुआ रहता है। इसमें ये आते हैं जो गेहूं, मक्का, बाजरा, ये है। जैसे इसमें हम कहें अनाज, और अनाज आता है ग्रेमिनी कुल के अंदर, तो हम ये कह दें ग्रेमिनी कुल के बारे में पूछ लिया जाए तो ग्रेमिनी कुल के जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? भ्रूणपोषी होते हैं। इसके अलावा इनमें क्या होगा? अभ्रूणपोषी का मतलब इनमें भ्रूणपोष बचा हुआ नहीं रहता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काली मिर्च और चुकंदर जिसमें बीजांडकाय न्यूसेलस भी बचा हुआ रहता है, पेरिस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। और इस बार बोर्ड एग्जाम के अंदर यह सवाल पूछा भी गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।